सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं 2019 आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे गए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, और अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं फिर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को सुने और कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं वो नोट डाउन करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर। अमाइनो एसिड जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, दीज आर बायोमोलिक्यूल्स, और इनका अगर जनरल स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, इनका जनरल स्ट्रक्चर होता है ये NH2 CH COOH R, और इस R में ही सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं जितने भी अमाइनो एसिड्स अवेलेबल रहते हैं। हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड और उसके बाद प्रोटीन बनाते हैं। अगर मैं बात करूं, इस R की जगह H अगर हम लगाते हैं तो वो ग्लाइसिन बनता है। अगर यहां R की जगह CH3 लगाते हैं तो वो एलानीन बनता है। उसी तरीके से अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, सेरीन, थ्रियोनिन, उसके अलावा फिनाइल एनालीन, जितने भी अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इस सब्स्टिट्यूशन से ही बनते हैं। अब जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बनाते हैं, और ये पूछ रहा है कि जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। क्या वो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनेगा, क्या आयोनिक, क्या अमाइड, या फिर हाइड्रोजन। तो आपको पता रहना चाहिए प्रोटीन या फिर पेप्टाइड्स में जो बॉन्ड लिंकेज होता है वो होता है अमाइड बॉन्ड। मैं आपको बना के दिखा सकता हूं। देखिए, मान लो मेरे पास एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है, ये एक ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और एक मेरे पास यहां पर एलानीन है, ठीक है, NH2 CH, यहां पर आएगा CH3 और यहां पर आएगा COOH। अब ये दोनों जब जुड़ेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से OH बाहर आ जाएगा, यहां से एक H बाहर आ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से जुड़कर दिखेगा। CH CH3 COOH, और ये है आपका अमाइड लिंकेज। दिस इज योर अमाइड लिंकेज, CONH, दिस इज योर अमाइड लिंकेज। यही होता है जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अमाइनो एसिड्स के लिंकेज का, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं आपके सामने तो हो सकता है आप इसको पहचान लो, NaHCO3। दिस इज फॉर्मूला फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पूछ रहा है क्या उसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, क्या उसको रोसेल सॉल्ट बोलते हैं, क्या उसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, या फिर इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, इतने आसान क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और खुद से आंसर भी कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस्टिक सोडा जो होता है बच्चा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। रोसेल सॉल्ट जो होता है ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को बोलते हैं हम लोग, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, और इप्सम सॉल्ट जो होता है ये होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। ये अलग अलग। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी बेकिंग सोडा, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स। जब एक लाइट बीम आती है तो उसके जो कलर्ड बैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको हम रेनबो बोलते हैं, क्या उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्या उसको रेंज बोलते हैं, या फॉर्म बोलते हैं? देखो, ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे दो ऑप्शंस को,
बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रेनबो को लेके। बच्चा, रेनबो जो होता है वो एक रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट पानी पे पड़ती है उसके बाद जो रिफ्लेक्शन दिखता है उसकी वजह से रेनबो होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। लाइट बीम का जो बैंड बनता है, कलर्ड बैंड, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई हमने लाइट लेकर आए, उसको दिखाया, फिर वो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से टूट गया, ठीक है। तो एक स्पेक्ट्रम होता है लाइट बीम का जो कलर्ड बैंड की तरह दिखता है, हमको समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोई एक साइक्लिक रिंग है मेरे पास, इसमें यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो ये होमोसाइक्लिक हो गई। साइक्लिक रिंग जिसके सारे मेंबर सेम हो उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। और अगर इस साइक्लिक रिंग के किसी एक मेंबर को भी किसी दूसरे हेटेरो एटम ने, कार्बन के अलावा किसी दूसरे हेटेरो एटम ने रिप्लेस कर दिया तो उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या ये एलिफेटिक होता है? नहीं, नाम में ही साइक्लिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये साइक्लिक ही होगा। दिस कंपाउंड विल बी साइक्लिक, ना ओपन चेन ना एलिफेटिक, ठीक है। चलिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कैन लीड टू। देखो इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम बताता हूं मैं आपको। इस क्वेश्चन में यहां एल्कीन नहीं था ऑप्शन में, इस ऑप्शन में था एल्डिहाइड, जो एग्जाम में था, जो कि गलत था। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, उसमें ऑप्शन ही नहीं था सही, क्योंकि जब आप डिहाइड्रेशन करते हो एल्कोहल्स का तो उससे एल्कीन बनती है, ना एल्कोहल बनता है, ना एस्टर बनता है, ना ईथर बनता है, ना एल्डिहाइड बनता है। पेपर में सही ऑप्शन ही नहीं था, इसका सही ऑप्शन है एल्कीन्स। क्लियर है ये बात? देखो मैं एग्जांपल से करके दिखाता हूं। मान लो मेरे पास है एक इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। डिहाइड्रेशन मतलब ये अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना बाहर उसमें से। कैसे निकलेगा पानी? एक OH यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा। जब यहां से OH और यहां से H निकलेगा तो इससे पानी बाहर हुआ और यहां बनेगा देखो CH2 और यहां बनेगा CH2। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये यहां से क्या लेकर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। ये थोड़ी डेप्थ की बात है, समझना इस चीज को ध्यान से। तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये एल्कीन बन जाएगा। दिस विल बी एल्कीन। मैंने एकदम बेसिक केमिस्ट्री समझाई है आपको कि क्यों डिहाइड्रेशन से हमारा एल्कीन बनता है। क्योंकि यहाँ OH निकलेगा, एक तरफ हाइड्रोजन निकलेगा, OH निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या करते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं। और जब कभी भी डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है। ये एकदम बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ रिएक्शन। बहुत आसान, मैं ऐसे क्वेश्चंस को लड्डू क्वेश्चन बोलता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, ये एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, साथ में ये बोल रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर बन रहा है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब कभी भी एसिड यानी कि जैसे मान लो HCl साथ में बेस NaOH ये रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हुआ वहां पर बनेगा क्या? NaCl प्लस वाटर। ऐसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ गए? चलिए, बफर्स आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट्स टू मेंटेन विस्कोसिटी, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी और pH। बफर्स जो होते हैं इनका एक ही काम होता है, बफर्स रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH। रेजिस्ट चेंज इन pH। कैसे? मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं ये चाहता हूं कि इसकी pH 6.8 रहे। मैं क्या करूंगा, यहां पर बफर का इस्तेमाल करूंगा। बफर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब अगर मैं कुछ और ऐड करता हूं, अब कोई भी सब्सटेंस ऐड करूंगा तो हो सकता है कि वो एसिड हो या बेस हो, तो उसकी pH को चेंज करेगा। लेकिन बफर क्या करेगा, उसकी pH को चेंज नहीं होने देगा। तो स्टेराइल प्रोडक्ट के अंदर
पीएच को चेंज करने से या मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग बफर। समझ गए? पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग बफर का इस्तेमाल करते हैं। बफर कैन बी एसिडिक बफर, बफर कैन बी बेसिक बफर। बस एक बात याद रखना कि बफर्स जो होते हैं, अगर एसिडिक बफर है तो कैसे बनेगा, एक इसके अंदर वीक एसिड होगा, साथ में ये वीक एसिड का एक सॉल्ट बनेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अगर बेसिक बफर होगा तो एक वीक बेस होगा और साथ में उसके वीक बेस का सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल लिख दूं क्या आपके सामने ताकि आपको याद रहे? ठीक है, देखो एक एसिडिक बफर का एग्जांपल लिख रहा हूं। ये क्या है? एसिटिक एसिड। क्या होता है ये? वीक एसिड होता है। इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से Na आया है। बेसिक बफर का एग्जांपल लिख दूं, देखो बेसिक क्या हो गया? वीक बेस हो गया, साथ में NH4Cl, ये सॉल्ट हो गया। सॉल्ट किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। समझ गए? आइसोटोनिसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम दो तरीके के मेथड यूज करते हैं, क्लास 1, क्लास 2, जिसके अंदर हम क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं? क्रायोस्कोपिक मेथड यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड यूज करते हैं, उसके अलावा एलाइसो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2 मेथड, स्प्राउल्स मेथड इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनसे हम आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जब भी किसी सब्सटेंस को एडमिनिस्टर किया जाए बॉडी के अंदर तो हमारी आरबीसीज जो होती हैं वो श्रिंक या स्वेल ना करें, आइसोटोनिसिटी मेंटेन रहे। चलें क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA। ये एक एनालिटिकल टेक्निक होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है। उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कितना वेट लॉस हो रहा है ये डिटरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कंपाउंड एमोर्फस है, क्रिस्टलाइन है, या फिर टेम्परेचर से कितना उसके वेट पर इफेक्ट पड़ रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। दैट मीन्स अगर हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो वी हैव टू रिकॉर्ड टू थिंग्स, वन इज टेम्परेचर एंड अनदर इज वेट। वेट कितना चेंज हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर विल बी करेक्ट आंसर। टेम्परेचर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जिनका रिडक्शन हो जाए या फिर किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, उनको इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल बोलते हैं। उनको हम उनकी कंसंट्रेशन को या उनको किस चीज से डिटरमाइन कर सकते हैं? पोटेंशियोमेट्री से उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। पोटेंशियोमेट्री वो टेक्निक होती है जिसके अंदर हम पोटेंशियल के अंदर चेंज देखते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होगा? कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके बीच में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन की वजह से, वो पोटेंशियोमेट्री के अंदर करते हैं। इसमें एक इक्वेशन यूज होती है नर्स्ड इक्वेशन। उस इक्वेशन को जरूर याद रखिएगा। क्लियर है? सो अब टाइम है लास्ट क्वेश्चन का। मैं चाहूंगा आप सब ने अभी तक अपना स्कोर नोट डाउन करके रखा होगा, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन के बाद। बहुत ही आसान क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG इन कंट्रोलिंग व्हीकलर एयर पॉल्यूशन? CNG की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। कंबाइंड नेचुरल गैस, कंबाइंड नाइट्रोजन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस। मैं चाहूंगा यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और खुद से आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा आप LPG की फुल फॉर्म भी याद करने की कोशिश करें कि क्या होती है LPG की फुल फॉर्म, क्योंकि ये दोनों गैसेज जो हैं वो आप डेली इन दोनों गैसेज का नाम सुनते होंगे, CNG और LPG। CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली आइडिया लगा होगा कि RRB फार्मासिस्ट के एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप हल्की सी भी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे अपने एग्जाम को, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना स्कोर जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।